हम्म। तो चलिए, कल बेटा अपन आई के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अब वापस से अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब फिर वापस ध्यान देंगे पूरा। नहीं, नर्वस और एंडोक्राइन, दो चैप्टर, नर्वस और एंडोक्राइन। अब चलो ध्यान दो। बस भाई बस, बहुत हो गया। क्या हुआ, तुम्हें जगह नहीं मिल रही? बैग उधर है, दो भाई इसका बैग। चलो जल्दी से उसको बैग दो फटाफट। चलिए अब देखें, ध्यान देंगे वापस से। अपन ने कहा कि सेंसरी ऑर्गन में जब आप आई के बारे में बात करते हैं, तो आई में आपने कहा कि आई क्या है बेटा, फोटो रिसेप्टर है। आई पाई कहाँ जाती है, आई ऑर्बिट्स के अंदर। और नंबर कितना है, अपन ने कहा 1 पेयर। फिर हमने कहा कि अगर आप एडल्ट्स में बात करते हैं तो इसका शेप लगभग कैसा रहेगा, स्फेरिकल। अब आई बॉल में कल अपन ने जितनी बातें की थी एक बार वापस से देख लेते हैं। तो आई बॉल में आपने कहा कि सबसे बाहर की तरफ ये जो पार्ट है इसको आपने क्या कहा बेटा, स्क्लेरा। ये स्क्लेरा किससे बना था, तो आपने कहा कि स्क्लेरा बना है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हुआ कि इसमें फाइबर कौन से पाए जाएंगे, कोलेजन। फिर आपने कहा कि स्क्लेरा का जो एंटीरियर पार्ट है, यह एंटीरियर पार्ट क्या कहा जाता है बेटा, कॉर्निया। कॉर्निया वाइट था कि ट्रांसपेरेंट, वेस्कुलर या इवेस्कुलर? टिश्यू कौन सा था, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यहां पाया जाता है। फिर आपने कहा कि मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसका है, आई का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कौन है, कॉर्निया। फिर आपने कहा कि ये जो स्क्लेरा और कॉर्निया है, इसके अंदर की तरफ अगली लेयर पाई जाती है। तो यहां देखिए पीछे इस वाले पार्ट का नाम बेटा क्या हुआ, स्क्लेरा। ये आगे की तरफ वाले पार्ट का नाम क्या हुआ, कॉर्निया। फिर आपने कहा इसके अंदर की तरफ आई बॉल के पोस्टीरियर टूथ में ये कंपेटिबली थिन है या थिक, पीछे की तरफ थिन है। वेस्कुलर है कि वेस्कुलर, वेस्कुलर है। ये जो पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट के अंदर मौजूद है, इसको अपन नाम क्या देते हैं, कोरॉइड। तो पोस्टीरियर टू थर्ड वाले पार्ट के अंदर क्या मौजूद रहेगा, कोरॉइड। तो आपने कहा कि यहां पे कोरॉइड पाया जा रहा है। अब ये कोरॉइड एंटीरियर पार्ट के अंदर थिक होता है, और ये थिक होकर के क्या बनाएगा, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी के अंदर कितनी चीजें, दो। एक तो सिलियरी मसल्स और दूसरा सिलियरी प्रोसेस। तो यहां पर हमने अभी जो पीछे की तरफ आउटग्रोथ बनाई है, इनका नाम क्या है, सिलियरी प्रोसेस। और जबकि अब मैं यहाँ पे पर्पल कलर के जो डॉट्स बना रहा हूं, ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। तो दो चीजें हुई, आपने कहा कि ये सिलियरी प्रोसेस है, और बोलो सिलियरी प्रोसेस का फंक्शन क्या था, सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर। जबकि वहीं पर आगे के रीजन में ये क्या पाई जा रही है, सिलियरी मसल है। सिलियरी प्रोसेस और सिलियरी मसल्स दोनों को मिला करके क्या नाम देते हैं, सिलियरी बॉडी। तो दोनों को मिला करके कहा जाता है बेटा सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी एंटीरियर पार्ट में है कि पोस्टीरियर, एंटीरियर। जबकि वहीं पर कोरॉइड कहां पाया जाता है, पोस्टीरियर। तो ये वाला पार्ट कोरॉइड हो गया। फिर आपने कहा कि यहां पर जो सिलियरी बॉडी है, इससे अटैच्ड होंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जुड़ेंगे, लेंस। ये जो लेंस है ट्रांसपेरेंट है कि ओपैक, और क्रिस्टलाइन की नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन है और ट्रांसपेरेंट है। लेंस का शेप कैसा बेटा, बाइकॉन्वेक्स। तो इस स्ट्रक्चर को आपने क्या बोल दिया, लेंस। तो ये आपने कहा कि यहां पे लेंस हो गया। अब आपने कहा कि सिलियरी बॉडी आगे की तरफ एक आउटग्रोथ बनाती है, और ये जो आउटग्रोथ यहां बनी, इसका नाम क्या है, आइरिस।
आइरिस कलर्ड है या वाइट, विजिबल है या इनविजिबल? आइरिस के सेंटर में ओपनिंग का नाम क्या है? प्यूपिल। तो आपने कहा कि ये हो गया आइरिस, विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ आई, और आइरिस के सेंटर में क्या गया? प्यूपिल। ये अकेली जगह है जहां से लाइट एंटर कर सकती है आपकी आई बॉल में। फिर हमने कहा कि इसके अंदर की तरफ अगली लेयर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेटिना। रेटिना में हमने कहा कि ये जैसे मान लेते हैं रेटिना हो गई पीछे की तरफ। रेटिना में हमने कहा कि यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि येलो कलर का एक रीजन होगा जिसको नाम क्या दिया था? मैक्युला ल्यूटिया हमने कहा था। फिर हमने कहा कि यहां से देखो ये ऑप्टिक नर्व बाहर निकली और इधर से ये रेटिना है, और यहां से देखो ये ऑप्टिक नर्व बाहर निकली। तो ये जगह है जहां से क्या हो रहा है? ऑप्टिक नर्व क्या निकल रही है? बाहर। अब ये सबसे अंदर वाली लेयर को अपन ने नाम क्या दिया? रेटिना। रेटिना में हमने बात की थी कि 3 टाइप की सेल्स कौन कौन सी है? पहली, फोटो रिसेप्टर। पहली सेल का नाम क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल बेटा सबसे बाहर है कि अंदर? सबसे बाहर। इसके बाद अगली सेल का नाम बाइपोलर। So next one is bipolar cell and the third one is ganglionic cell. फोटोरिसेप्टर सेल के कितने टाइप होते हैं? कितने होंगे? 2। कौन कौन हो गया? रॉड और कोन। लो लाइट में कौन काम आएगा? लो लाइट में रॉड, और ब्राइट लाइट में कोन। ऐसे याद रखना। ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट को गांव में रॉड कहा जाता है। तो ट्यूबलाइट की जरूरत कब पड़ेगी? दिन में कि रात में? तो लो लाइट में कौन काम आता है? रॉड। और ब्राइट लाइट में कौन काम आएगा? कोन। लो लाइट में काम कौन आया? ब्राइट लाइट में कोन, लो लाइट में रॉड, ब्राइट लाइट में कोन। रॉड ने आपको जो विजन दिया, इसको स्कोटॉपिक बोलेंगे या फोटोपिक? क्या कहते हैं? इसको टॉपिक। जबकि कोन वाले विजन को फोटोपिक विजन कहा जाता है। अब आपने कहा कि रेटिना में फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक 3 तरीके की सेल्स पाई गई। अब इसके बाद अगली बात आती है कि यहां पे ये जो आपको येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है, इस येलो कलर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मैक्युला ल्यूटिया। और ये जो मैक्युला ल्यूटिया है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला पार्ट कहा जाता है फोविया। इसको क्या बोलते हैं? फोविया, या फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। वहीं पर ये वाला जो पॉइंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो इसको अपन ने क्या कहा बेटा? ब्लाइंड स्पॉट का। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको अपने नाम दे दिया ब्लाइंड स्पॉट। अब जरा ध्यान दें, पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि एट अ पॉइंट, देखो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में क्या कहा है? तो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में एनसीईआरटी ने कहा कि एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल। तो मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल। यहां से कहा कि रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर। तो रेटिनल ब्लड वेसल्स क्या कर रही है बेटा? एंटर कर रही है। तो कहा कि रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर, एंड जो ऑप्टिक नर्व है वो एंटर कर रही है कि एग्जिट? तो कहा कि ऑप्टिक नर्व एग्जिट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम क्या दिया है? ब्लाइंड स्पॉट। सेकेंड लास्ट बेंच पे बेटा, इधर। ठीक, ध्यान दो। अपन ने कहा, एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दी, एनसीईआरटी ने कहा है क्या? कि एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल। ठीक। अब यहां पे एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, उस चीज को समझने के लिए
अपने को आवश्यकता है एक बॉटल के कैप की। ठीक, तुम में से कोई क्रिकेट बॉल तो किसी के पास होगी नहीं। नहीं, कहाँ है? अभी रुको, अभी रुकिए। सो चलो जरा ध्यान देते हैं। तो देखिए, आपने क्या कहा, अब डेफिनेशन को सुनेंगे। ये अपन ने कहा कि अपनी जो आई बॉल है रफली कैसी है बेटा? स्फेरिकल। ठीक, अभी मैं कुछ ऐसे मान लेता हूं कि जो आपकी आईलिड है वो ये है। ये अपनी क्या हो गई? आईलिड्स। आईलिड्स के बीच में जो आइरिस है वो आपको यहां ऐसे करके दिख रहा है। ये क्या हुआ? आइरिस। आइरिस के बगल में जितना व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दिया वो क्या हुआ? स्क्लेरा। स्क्लेरा का थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है आईलिड के बीच में, जबकि ज्यादातर पार्ट कहां मौजूद है? पीछे। अब देखो, ये आई बॉल का एंटीरियर पोल अगर मैं कहूं तो इसका एंटीरियर पोल कहां है? यहां पे। और पोस्टीरियर पोल कहां है? यहां पीछे। सारे बच्चों को बात समझ में आई? एंटीरियर पोल कहां? आगे। और पोस्टीरियर पोल पीछे। तो अगर मैंने कहा कि ये एंटीरियर पोल है, तो अब आप देखिए, इसको जस्ट अगर मैं पीछे घुमा दूं तो ये जो जगह है ये बच्चे क्या हो गई? पोस्टीरियर पोल। क्लियर? तो पहली बात अपन ने समझी कि जहां एनसीईआरटी ने कहा था कि पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल, तो पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल का मतलब क्या है वो अपने को समझ में आ गया। अब आगे देखो, लेट्स से मान लेते हैं कि ये मेरी राइट आई बॉल है। कौन सी है? राइट वाली। क्या अपने को पता है कि नाक से कान की तरफ अगर जाएं तो वो साइड लेटरल कही जाती है, और कान से नाक की तरफ आओ तो क्या कहेंगे? मीडियल। अब जरा ध्यान देना, ये आई बॉल। अब यहां आई बॉल के लिए अपन ऐसे करके घूमे तो ये वाला पोल कौन सा आ गया? पोस्टीरियर। अब इससे अगर मैं बनाऊं मीडियल, तो मीडियल वाली लोकेशन मुझे बताओ क्या इधर की तरफ होगी? हाँ या नहीं? ये साइड कौन सी है? लेटरल। और इसके इधर की तरफ कौन होगा? मीडियल। आई बॉल के पोस्टीरियर पोल के ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह कैसी हो गई? मीडियल। ये वाली जगह कैसी हुई? मीडियल। तो अगली बात समझ में आई? एट अ पॉइंट मीडियल टू। तो मीडियल टू का मतलब हुआ कि जो आई बॉल है उसके पोस्टीरियर पोल से आपको कहां जाना है? नाक की तरफ। फिर आगे क्या कहा? एंड स्लाइटली अबव। और थोड़ा सा कहा ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ का मतलब हुआ कि इससे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो पॉइंट ये आया। ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट आई बॉल के पोस्टीरियर पोल के मीडियल है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। यानी कि फाइनली अपने पास जो स्पॉट रह गया
वो पॉइंट कौन सा रहा? ये जगह है जहां से रेटिनल ब्लड वेसल एंटर करती है और ऑप्टिक नर्व कहां आती है? बाहर। तो रेटिनल ब्लड वेसल ने एंटर किया और ऑप्टिक नर्व कहां आई? बाहर की तरफ। ठीक। तो क्या अपने को पहले ये जो डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखी है, बात समझ में आ गई कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है? क्लियर? ईमानदारी से बताओ कितने बालकों को अभी समस्या है? किसी बच्चे को दिक्कत अभी नहीं? क्या कहा? एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आईबॉल। क्लियर? अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो एक बार। ये जो डायग्राम है, अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो बच्चे ब्लाइंड स्पॉट तो मुझे नीचे दिख रहा है। अभी एनसीईआरटी ने कहा क्या था कि ब्लाइंड स्पॉट कहां है? ऊपर, जबकि हमें दिख क्या रहा है? नीचे। अब आखिर ऐसा मिसमैच क्यों है कि एनसीईआरटी कह रही है कि ऊपर होता है जबकि अपने को दिखाई कहां दे रहा है? नीचे। अब एक्चुअली इस डायग्राम को समझने में समस्या है। ये डायग्राम है क्या, उसे ध्यान दें। ये आपकी, ध्यान से सुनना, राइट आई बॉल का ट्रांसवर्स सेक्शन है। राइट आई बॉल का कैसा सेक्शन है? ट्रांसवर्स। और आप देख कहां से रहे हैं? ऊपर से। अब ध्यान दो, अगर मैं इसी चीज को तुम्हें ऐसे करके दिखाऊं तो यहां पे अब तुम्हें दिख रहा है ना कि जो आई बॉल है, आई बॉल में आपका लेंस वगैरह इधर की तरफ होगा, पोस्टीरियर पोल इधर की तरफ आ गया, इससे यहां की तरफ कौन आया? तो अपन ने कहा ब्लाइंड स्पॉट आया। अब ये आपको मैंने अभी क्या कहा कि जो डायग्राम है, ये डायग्राम है किसका बेटा? तो अपन ने कहा कि डायग्राम है राइट आई बॉल का। राइट आई बॉल का कौन सा सेक्शन है? ट्रांसवर्स। और ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, इस ट्रांसवर्स सेक्शन में जो व्यू आप यहां पर देख रहे हैं, ये व्यू कौन सा बेटा? तो आपने कहा कि यहां पर आपको ये टॉप व्यू दिख रहा है। व्यू कौन सा है? टॉप व्यू। कौन सा दिखाई दिया है? टॉप व्यू। अब ये जो टॉप व्यू आपको दिख रहा है, तो इसको समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी उठाओ। ठीक। एनसीईआरटी को ऐसे करके फोल्ड करो। ऐसे फोल्ड किया। ठीक। अब एनसीईआरटी को ऐसे फोल्ड करके क्या करना है? आपके ठीक सामने जो बालक बैठा है, इसके राइट वाले कान के पास इसे लगाओ। कहां लगाना है? राइट वाले कान के पास। आओ देखो, पीछे घूमो, ध्यान दें। ठीक। क्या करना है बेटा? ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम है, डायग्राम अपने पास ऐसे करके है। ध्यान दो, ये जो ब्लड वेसल है वो अंदर की तरफ है, इसका राइट वाला कान ये है। राइट वाले कान की तरफ इसे लगाओ। अगर इसको लगाया तो क्या अब आपको दिख रहा है कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह है वो मीडियल है कि लेटरल? कहा है? मीडियल या लेटरल? कहां दिखा? मीडियल। और डायग्राम अपन देख कहां से रहे हैं? ऊपर। डायग्राम कहां से देख रहे हैं? ऊपर से। जबकि अब तक हम एक्चुअली इसे क्या मानते थे? तो हम इस डायग्राम को मानते थे कि हमारी आई का ऐसे करके सेक्शन काटा गया है, जबकि ये नहीं है। सेक्शन कौन सा है? ट्रांसवर्स। कौन सी आई बॉल का? राइट। देखा कहां से? ऊपर। तो क्या अपने को सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट की जो लोकेशन समझाई, ये वाली बात अपने को समझ में आई कि नहीं? ब्लाइंड स्पॉट के बारे में क्या कहा कि मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल रेटिनल ब्लड वेसल एंटर करती है और ऑप्टिक नर्व यहां से बाहर जाती है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, ब्लाइंड स्पॉट पे फोटो रिसेप्टर नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट पर फोटो रिसेप्टर होंगे क्या? नहीं। तो अगर फोटो रिसेप्टर्स नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। यहां इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, फोटो रिसेप्टर क्यों नहीं है, बात को समझेंगे। आपकी आई बॉल में सबसे बाहर की तरफ ये कौन है? फोटो रिसेप्टर। इसके अंदर कौन है? बाइपोलर। इसके अंदर कौन हुआ? गैंग्लियोनिक। तो आपने कहा कि सबसे बाहर कौन है? फोटो रिसेप्टर। तो आपने कहा कि ये कौन हो गया बेटा? फोटो रिसेप्टर। ये कौन है? बाइपोलर। और ये कौन हुआ? गैंग्लियोनिक। अब आई बॉल से अगर बाहर जाना है तो मुझे राइट की तरफ जाना पड़ेगा या लेफ्ट?
किधर जाएंगे? राइट। जब अगर राइट की तरफ जाएंगे तो अब इसका मतलब हुआ कि गैंग्लियोनिक सेल से ऑप्टिक नर्व यहां की तरफ निकलेगी। जब ये ऑप्टिक नर्व यहां की तरफ निकलेगी तो अब बच्चे जितनी जगह में ऑप्टिक नर्व होगी, क्या उतनी जगह में फोटो रिसेप्टर हो सकता है? क्या उतनी जगह में फोटो रिसेप्टर होगा? क्या नहीं? भाई ऑप्टिक नर्व को निकलने को जगह चाहिए ना। जब निकलने के लिए जगह चाहिए तो उतनी जगह में फोटो रिसेप्टर नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारे अंदर ब्लाइंड स्पॉट क्यों बना, तो इसलिए बना क्योंकि फोटो रिसेप्टर सबसे बाहर थी, जबकि गैंग्लियोनिक सबसे अंदर। गैंग्लियोनिक से बनी ऑप्टिक नर्व, और इस ऑप्टिक नर्व को कहां निकलना था? बाहर। तो बाहर निकलने के लिए जो जगह थी वहां पर फोटो रिसेप्टर नहीं है। जब फोटो रिसेप्टर नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन होगा क्या? बोलो, इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। तो यहां पे आपने इस जगह को क्या कहा? ब्लाइंड स्पॉट। यहीं पर अब देखिए, अगर बेटा कहीं अरेंजमेंट ये होता कि फोटो रिसेप्टर ये हुए, फिर इसके बाद मान लेते हैं बाइपोलर ये हो गए, और फिर इसके बाद गैंग्लियोनिक ये हो गई। अगर ये अरेंजमेंट होता तो इस अरेंजमेंट के केस में यहां से डायरेक्टली क्या होता कि ये जो ऑप्टिक नर्व है बाहर निकल जाती। क्या कोई ब्लाइंड स्पॉट बनता? नहीं, ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। अब ध्यान करेंगे, याद आता है इवोल्यूशन में एनसीईआरटी ने कहा है कि ह्यूमन और ऑक्टोपस की आई होमोलॉगस है कि एनालॉगस? ह्यूमन और ऑक्टोपस की आई होमोलॉगस या एनालॉगस? एनालॉगस का मतलब है ओरिजिन सेम की डिफरेंट, फंक्शन। एनालॉगस में ओरिजिन फंक्शन सेम। तो अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये है आई ऑफ ऑक्टोपस। ये किसका है बेटा? आई ऑफ ऑक्टोपस। तो आई ऑफ ऑक्टोपस के केस में क्या यहां कोई ब्लाइंड स्पॉट बना? नहीं। तो आपने कहा कि यहां पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, तो यहां कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं पाया जाता। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर अरेंजमेंट क्या था? फोटो रिसेप्टर सबसे बाहर थी, जबकि ऑक्टोपस में फोटो रिसेप्टर कहां है? अंदर। अब आप कहेंगे कि हमारे अंदर जब हम ज्यादा सुपीरियर हैं तो फिर ऐसी बेवकूफी क्यों की गई कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बने? भाई ये अरेंजमेंट ज्यादा बेहतर था। तो यहाँ पे हमारे अंदर ये अरेंजमेंट इसलिए रखा जिससे कि फोटो रिसेप्टर को लाइट की वजह से कोई डैमेज ना हो। ध्यान दें, जब लाइट आएगी अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा भी है तो भी कुछ लाइट को ये अब्सॉर्ब कर जाएगा। ये इस पे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके पास कोई रिसेप्टर नहीं है, कुछ लाइट ये अब्सॉर्ब कर लेगा। यहां पे फोटो रिसेप्टर में भी आपने देखा था कि फोटो पिगमेंट इनर सेगमेंट में थे कि आउटर? कल अपन ने जो बात की थी, फोटो रिसेप्टर इनर सेगमेंट में थे या आउटर? आउटर कोरॉइड के पास। कहां मौजूद थे? कोरॉइड के पास थे। अब आउटर सेगमेंट में इसलिए आपने रखा जिससे कि अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज भी होती है तो भी हमारी फोटो रिसेप्टर्स को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? बोलो, कितने बच्चों को अभी ये बात समझ में नहीं आई? क्लियर? चलिए, अब देखो ब्लाइंड स्पॉट के बाद फिर हम बात करते हैं, अगला आता है बेटा येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट का ही एक नाम क्या है? मैक्युला ल्यूटिया। तो येलो स्पॉट को क्या कहा जाता है? मैक्युला ल्यूटिया। फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी। क्या कहा एनसीईआरटी ने? तो येलो स्पॉट के बारे में कहा कि ये कहां है? लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। कहां मौजूद है बेटा? लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट के कहा? लेटरल। फिर वापस से ध्यान देंगे, देखो वापस से वही आपकी आई बॉल। आई बॉल में ये अपन ने क्या कहा था? पोस्टीरियर पोल। पोस्टीरियर पोल के मीडियल और थोड़ा सा ऊपर ये वाली जगह कौन सी थी? ब्लाइंड स्पॉट थी। अब अगर मैं ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल अगर मैं बात करूं तो मुझे इधर जाना चाहिए कि इधर? इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ ना। अगर मैं राइट साइड की तरफ जाता हूं तो ये जो जगह मुझे मिलेगी ये जगह क्या कही जाएगी? येलो स्पॉट। क्या कहेंगे? येलो स्पॉट। यानी कि अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन काटूं तो मुझे ये दोनों बगल बगल में दिखने चाहिए। ये दोनों कहां दिखने चाहिए? बगल बगल में। यानी कि जो हमने अभी डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में अपने को समझ में आता है
कि अपनी जो नाक है वो इधर की तरफ है, ठीक, और कान इधर की तरफ। अपन ने क्या कहा था, नाक से कान की तरफ अगर चले तो वो जगह लेटरल या मीडियल, लेटरल। तो अब ध्यान दो, ब्लाइंड स्पॉट से कान की तरफ यानी कि लेटरल साइड पर आप चले तो अब आपको क्या मिलेगा, मैक्युला ल्यूटिया। तो ध्यान देंगे, ब्लाइंड स्पॉट से येलो स्पॉट की जो पोजीशन है वो लेटरल है या मीडियल, ब्लाइंड स्पॉट से येलो स्पॉट की पोजीशन लेटरल या मीडियल, ब्लाइंड स्पॉट से येलो स्पॉट कैसा, लेटरल, येलो स्पॉट से ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन लेटरल या मीडियल, येलो स्पॉट से ब्लाइंड स्पॉट मीडियल, और ब्लाइंड स्पॉट से येलो स्पॉट, फिर बताएंगे ब्लाइंड स्पॉट से येलो स्पॉट और येलो स्पॉट से ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आ गया कौन सा लेटरल कौन मीडियल होगा। तो आपने यहां पे कहा कि लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट क्या पाया जाता है बेटा, येलो स्पॉट मौजूद है। अब ये जो येलो स्पॉट यहां पर मौजूद है, इस येलो स्पॉट पे बात आती है कि भाई इसका कलर येलो होना चाहिए, तभी तो नाम दिया आपने येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट का कलर येलो इसलिए है क्योंकि इसमें पाया जाता है ल्यूटीन पिगमेंट। यहां की सेल्स में क्या पाया जाता है, ल्यूटीन पिगमेंट पाया जाता है। तो हमने कहा कि यहां पे ल्यूटीन पिगमेंट पाया जाता है, और ल्यूटीन पिगमेंट का नाम सुन करके क्या आपको बॉडी में कोई और स्ट्रक्चर याद आती है, कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सी स्ट्रक्चर याद आई, कॉर्पस ल्यूटियम। एम्स का प्रश्न है, पूछा था कि येलो स्पॉट के सिमिलर पिगमेंट वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम। दोनों में ल्यूटीन पिगमेंट है, हालांकि फंक्शनली दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो, ये जो येलो स्पॉट है, इस येलो स्पॉट का सेंट्रल और थिन्ड आउट पोर्शन, क्या कहा, सेंट्रल और थिन्ड आउट पोर्शन, यानी कि इसका पोर्शन कैसा होना चाहिए, सेंट्रल, और ये कंपेटिबली कैसा हो बेटा, पतला। तो आप देखिए, ये पूरी इतनी जगह आपकी क्या रही, मैक्युलर ल्यूटिया है। मैक्युलर ल्यूटिया का ये क्या हुआ, सेंटर, और ये जो सेंटर है ये कंपेटिबली कैसा है, पतला। तो ये जो सेंटर है, ये जो कंपेटिबली पतला है, इसी पोर्शन को अपन नाम क्या देते हैं, फोविया। इसे क्या कहा जाता है, फोविया, या हम इसे नाम देते हैं फोविया सेंट्रलिस कह दिया जाता है। तो इसको अपन ने नाम दे दिया बेटा फोविया सेंट्रलिस। तो फोविया या फिर इसे क्या कहा गया, फोविया सेंट्रलिस। पढ़िए एनसीईआरटी, क्या कहा, रॉड्स या कोन, और डेंसली या लूजली। तो कोन्स इसके अंदर डेंसली पैक्ड है, तो अपन ने कहा कि यहां पर कोन्स क्या रहेंगे, डेंसली पैक्ड। ध्यान रखेंगे, यहां पे रॉड्स एब्सेंट होती हैं, यहां पे रॉड्स क्या रहेगी बेटा, एब्सेंट। रॉड यहां पे नहीं पाई जाती, तो आपने कहा रॉड्स इसके अंदर एब्सेंट है। अगला आपने कहा कि यहां पर रिजोल्यूशन या विजुअल एक्विटी सबसे ज्यादा है, तो आपने कहा रिजोल्यूशन या विजुअल एक्विटी यहां पर सबसे ज्यादा होगी, यानी कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन आपको कहां मिलता है, फोविया पर। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन किस पॉइंट पे मिला, लास्ट बेंच पे, कहां मिलेगा, मैक्सिमम रेजोल्यूशन कहां पर, केवल कौन सी सेल, कोन, और लूजली पैक्ड या डेंसली, डेंसली। मोर ओवर, कोन पे यहां फोबिया पे एक और बात होती है, बाकी कल जब हमने बनाया था तो रॉड और कोन के कंपैरिजन में बाइपोलर का नंबर कम था, और बाइपोलर के कंपैरिजन में गैंग्लियोनिक का नंबर कम था। यहां फोबिया पर फोटो रिसेप्टर इज टू बाइपोलर इज टू गैंग्लियोनिक का रेशियो 1:1:1 होता है, यानी कि यहां कोई कन्वर्जेंस नहीं होता। यहां पे फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक सेल का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 1:1:1 होगा। यानी जितने फोटो रिसेप्टर उतने ही बाइपोलर और उतने ही क्या पाए जाएंगे, गैंग्लियोनिक सेल। क्या इनके नंबर में कोई परिवर्तन आता है, नहीं, इनके नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो क्या आपने को इतनी बात समझ में आई, इसमें से जो चीज लिखनी हो फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ा जाए।
ये स्पेशली लिख लेना, आई ऑफ ऑक्टोपस, क्योंकि इवोल्यूशन में काम आता है, तो वहां लिख देना कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, जबकि ह्यूमन के केस में ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। हाँ। फील होता है अपनी आई से, अगर आप एकदम नाक की सीध में लगभग 14 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे एकदम पॉइंट, तो बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे आपको चीजें दिखना बंद होती। तो आई बॉल से ठीक 14 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रखो तो लगभग वो पॉइंट आता है जहां पे आपको चीजें नहीं दिखेंगी। देखो, सारे बच्चे येलो स्पॉट पे फोकस करेंगे, ध्यान दो। सारे बच्चे, ओ बेटा लाला इधर, ठीक, हाँ, सारे बालक यहाँ करेंगे येलो स्पॉट पे, इसे एकदम ध्यान से देखना है। इसको देखते देखते और अपन क्या करते हैं कि ऊपर वाला जो कुछ लिखा है ना, उसको पढ़ने की करते हैं, आई बॉल में कोई मूवमेंट कराए बिना। ध्यान से देखना है इसको, ऊपर पढ़ने की कोशिश करनी है, क्या आप पढ़ पा रहे हैं? इसको एकदम ध्यान से देख में देयर शुड बी नो मूवमेंट। उस टाइम पे आप ऊपर की चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। न पढ़ने का कारण यह है कि जब आप इसको देख रहे हैं तो इसकी इमेज बन रही है फोबिया पर, तो इसकी इमेज किस पे बन रही है? फोबिया पर, ठीक। जबकि बाकी जो जगह है इनकी इमेज फोबिया पे नहीं बन रही, तो बाकी जो जगह है वहां का जो इमेज फॉर्मेशन है वो उतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर इमेज फॉर्मेशन किसका होता है? फोबिया का। अगर आपसे कभी कहा जाए कि अगर मान लो आपने नेक्ड आई से डायरेक्टली अगर आपने सोलर एक्लिप्स देखने की कोशिश करी, तो आई में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डैमेज होगा? तो आंसर होगा फोबिया। सबसे ज्यादा जो रेजोल्यूशन है वो कहां मिलता है आपको? फोबिया पर। तो अपन ने कहा कि ये इतनी बात फटाफट लिखेंगे, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। विट्रस ट्यूमर का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। विट्रस ट्यूमर म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, और सेल होती है हाइलोसाइट, वो करती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है नहीं, एक ही बार। तो वो एक्वस ह्यूमर में बढ़ता है ना, विट्रस में नहीं बढ़ता। देखिए, अब बेटा फिर से एक बार डायग्राम पे ध्यान देंगे। अगर आप यहां डायग्राम में देखें तो अब आपको अपनी आई बॉल में दो चैम्बर्स दिखाई देते हैं। आपको दिखता है कि सिलियरी बॉडी और लेंस पूरी आई बॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये पीछे वाला पार्ट हो गया और एक ये आगे वाला पार्ट हुआ। यानी कि पहला पार्ट हुआ आपका कॉर्निया से लेकर के लेंस के बीच, और दूसरा पार्ट हुआ लेंस से लेकर के रेटिना के बीच। यहां पर लेंस और रेटिना के बीच में ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है बेटा विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं इसे? विट्रस चैम्बर कहा जाता है। और ये जो विट्रस चैम्बर है इसके अंदर एक विस्कस फ्लूइड भरा होता है जिसको नाम दिया जाता है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम देते हैं? विट्रस ह्यूमर। तो हमने कहा कि विट्रस चैम्बर में
जो विस्कस फ्लूइड भरा है इसका नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। ध्यान दीजिएगा, विट्रस ह्यूमर का फॉर्मेशन हमारे अंदर केवल एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होता है, जब आई बॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब। एक बार विट्रस ह्यूमर के बन जाने के बाद फिर वापस से इसका फॉर्मेशन नहीं होता। ये विट्रस ह्यूमर आपकी आई बॉल में प्रेशर को मेंटेन करता है। यानी कि आप सोचिए, आई बॉल खोखली है अंदर से, फिर भी इसको स्फेरिकल बनाए रखना है, तो अंदर से आपको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। ये काम कौन कर रहा है? विट्रस ह्यूमर। अगर किसी भी इंजरी की वजह से ये विट्रस ह्यूमर अगर बाहर चला गया, तो इसके बाहर जाने पे आई बॉल की शेप बिगड़ जाएगी। आई बॉल की शेप बिगड़ने पर फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, इन सब की पोजीशन बदल जाएगी। तो इनकी पोजीशन बदलने और रेटिना की जो डिस्टेंस है लेंस से वो भी बदलेगी, तो इसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। तो अगर कभी कोई भी एक्सीडेंट होता है, आपको किसी भी पर्सन की आई से अगर आपको लगता है कोई फ्लूइड अगर बाहर आ रहा है, तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि उस फ्लूइड को बाहर निकलने से रोका जाए। और इसके लिए आप सिंपली किसी रूमाल वगैरह से आप पर्सन की आई बॉल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि समहाउ फ्लूइड अगर निकलना रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर ये विट्रस ह्यूमर गया तो इसके जाने की वजह से देयर विल बी परमानेंट ब्लाइंडनेस। यहां जो फ्लूइड भरा है ये बच्चे एक्वस है या विस्कस? ये कैसा रहेगा? विस्कस। तो इसको आपने नाम दिया विट्रस ह्यूमर। वहीं पर लेंस और कॉर्निया, इनके बीच में यहां जो चैम्बर है इसका नाम है एक्वस चैम्बर। तो ये वाला चैम्बर क्या कहा जाता है? एक्वस चैम्बर कहते हैं। और ये जो एक्वस चैम्बर है, इस एक्वस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको नाम मिलता है एक्वस ह्यूमर। क्या कहा जाता है इसे? एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। तो एक्वस चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको अपन ने नाम क्या दिया? एक्वस ह्यूमर। यहां पर देखिए, एक्वस वर्ड में ही एक्वा शब्द है। एक्वा मतलब पानी होता है, यानी कि वाटरी फ्लूइड है। और एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आपने कहा था सिलेरी प्रोसेस करेगी। क्या एक्वस ह्यूमर थ्रू आउट द लाइफ बनता रहता है? हाँ। एक्वस ह्यूमर को ड्रेन किया जाता है कैनाल ऑफ स्लेम में। क्या विट्रस ह्यूमर थ्रू आउट लाइफ बनता है? नहीं। क्या विट्रस ह्यूमर को आगे ड्रेन किया जाता है? नहीं, विट्रस ह्यूमर आगे ड्रेन नहीं होता है। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है वो कौन से चैम्बर के अंदर है? एक्वस चैम्बर। और पीछे वाले पार्ट का नाम क्या है? विट्रस चैम्बर। तो जहां आपने ब्लाइंड स्पॉट और फोबिया पढ़ा उससे जस्ट अगला पैराग्राफ पढ़ के देखो, बात समझ में आई? क्या आई बॉल में चैम्बर्स कितने? दो। आगे की तरफ एक्वस चैम्बर और पीछे की तरफ विट्रस चैम्बर होता है। विस्कस कहा ना अपन ने, तो विस्कस या जेल। चलिए, तो अब अपने को बेटा आगे बात करनी है कि हमारी आई बॉल के अंदर जो फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर तक लाइट आती कैसे है, या लाइट के आने का पाथवे क्या होता है, लाइट कैसे आएगी। तो लाइट के आने के पाथवे को अगर हम देखें तो बोलो, जब लाइट आएगी तो सबसे पहले कहां पे आएगी? कॉर्निया। सबसे पहले लाइट बेटा कहां आई? कॉर्निया पर। कॉर्निया के बाद अब लाइट किसके पास पहुंची? एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर के बाद अब कहां जाएगी? आइरिस की प्यूपिल। प्यूपिल के बाद अब ये लाइट कहां पहुंची? लेंस के बाद फिर कहां पर गई? विट्रस चैम्बर में जब ये लाइट पहुंचेगी तो अब रेटिना पर जाएगी। रेटिना में सबसे पहले लाइट किस पर पड़ेगी? गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल के बाद फिर यहां नंबर किसका? बाइपोलर सेल। और बाइपोलर सेल के बाद अब नंबर किसका आ जाएगा? फोटो रिसेप्टर सेल का। तो बाइपोलर सेल और फिर ये लाइट कहां पहुंची? फोटो रिसेप्टर सेल पर। तो ये लाइट जाकर के पहुंच जाती है फोटो रिसेप्टर सेल। तो हमने यह कहा कि भाई लाइट के आने का पाथवे क्या है। अब इधर आपको पता है कि फोटो रिसेप्टर सेल के ऊपर कोरॉइड है। कोरॉइड का काम था इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिवेंट करना, यानी कि कोरॉइड लाइट को क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब। तो लाइट की कहानी खत्म। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन पे। तो देखिए, लेंस पर
लाइट को फोकस करने में दो चीजों का रोल होता है, एक है कॉर्निया और दूसरा क्या है, लेंस। इनका काम है कि पूरी लाइट को रेटिना पर प्रॉपरली फोकस किया जाए। मैकेनिज्म ऑफ विजन में पहली लाइन पढ़ो, क्या कहा कि फोकस करने में किस किस का रोल होता है, कॉर्निया और लेंस। ध्यान देंगे, कॉर्निया की यहां इंपॉर्टेंस ये थी कि रिफ्रैक्शन कहां हो रहा था, कॉर्निया पर। लेंस की इंपॉर्टेंस है कि कन्वर्जेंस कहां होता है, लेंस पर। तो बोलो रिफ्रैक्शन कहां हुआ, नींद आ गई, रिफ्रैक्शन कहां हुआ, कहां पे, और कन्वर्जेंस रेटिना पे फोकस करना कितने का काम, दो। पहला कौन, कॉर्निया, दूसरा लेंस। फोकस कौन कौन करेगा, कॉर्निया और लेंस, इन दोनों ने फोकस किया। अब देखो आई बॉल जो है आई में बेटा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है या मैकेनिज्म क्या है, इसको पहले हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी अपने आप खुद अपने को समझ में आ जाएगी। तो देखें होता क्या है, पहले मैं बात करने वाला हूं अबाउट डार्क करंट। डार्क करंट का मतलब है, क्या आपको पता है कि नर्व इंपल्स का जो जनरेशन हुआ, उस नर्व इंपल्स को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था, और पोटेंशियल डिफरेंस आयंस की वजह से था, तो आप उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहा तो उसे करंट कहा जा सकता है। डार्क करंट यानी कि जब डार्कनेस है, जब कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तब आई बॉल के अंदर क्या होता है वो अपन अब समझने वाले हैं। तो देखिए, जब हमने कहा कि देयर इज नो लाइट, जब लाइट नहीं है, तो आपकी अपेक्षाओं के विपरीत यहां जो रॉड सेल है, वो रॉड सेल होती है डीपोलराइजेशन में। रॉड सेल किसके अंदर होती है, डीपोल में, यानी कि डीपोलराइजेशन में। ध्यान दें, आपने अब तक ये पढ़ा है कि जब कोई न्यूरॉन अपना काम करता है तब किस में जाता है, डीपोल में। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की तो रॉड सेल किस में चली गई, डीपोल में। यानी कि जब आंखें अपना काम नहीं कर रही, रॉड सेल अपना काम नहीं कर रही, तब रॉड सेल किस में होती है, डीपोल में। पहली बात अपने को क्लियर हुई। जब अगर डार्कनेस है, रॉड के पास लाइट नहीं जाएगी, तो रॉड सेल किस में रहेगी, डीपोल के अंदर। रॉड सेल किस में होने वाली है, डीपोल में। क्या हम जानते हैं कि जब अगर किसी न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उस न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। याद करें साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, आपने कहा था कि जैसे ही नर्व इंपल्स आती है एक्सॉन एंडिंग पर, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हुई, और अब यहां से रिलीज क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। रॉड सेल से यहां पर सेक्रीट होता है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है ग्लूटामेट। तो हमने कहा कि जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल रिलीज क्या करते हैं बेटा, ग्लूटामेट। तो रॉड सेल ने क्या रिलीज किया, ग्लूटामेट। और ये जो ग्लूटामेट है, ये ध्यान रखना इनहिबिटरी होता है। ये कैसा होता है, इनहिबिटरी है। अगर ये बच्चे इनहिबिटरी है, तो ये क्या करेगा, रॉड के बाद अगली सेल कौन सी आती है, बाइपोलर। तो बोलो, बाइपोलर पे जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, उसको एक्साइटेटरी बनाएगा कि इनहिबिटरी। बाइपोलर सेल पे सोडियम चैनल ओपन कराएगा कि क्लोराइड। कौन से चैनल ओपन होंगे, सोडियम की क्लोराइड। चैनल कौन सा ओपन हुआ, क्लोराइड। तो आपने कहा कि यहां जो रॉड सेल है, इसने रिलीज किया ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट कैसा है, इनहिबिटरी है। तो यहां पर जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल के रिलीज करने की वजह से देयर विल बी हाइपर पोलराइजेशन ऑफ बाइपोलर सेल। भाई अगर बाइपोलर सेल का हाइपरपोल हुआ, तो क्या बाइपोलर सेल अब अपना काम कर रही है कि नहीं। और बाइपोलर सेल अगर अपना काम नहीं कर रही है, तो बाइपोलर सेल से न्यूरोट्रांसमीटर आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। तो आपने यहां पर कहा कि अगर बाइपोलर सेल हाइपरपोल में है, तो उस टाइम पर जो गैंग्लियोनिक सेल है, ये गैंग्लियोनिक सेल किसके अंदर रहेगी, रेस्टिंग पोटेंशियल में। गैंग्लियोनिक सेल ये किसके अंदर होगी, आरएमपी में। और अगर ये गैंग्लियोनिक सेल आरएमपी में है,
तो इसका मतलब हुआ देयर विल बी नो नर्व इंपल्स, और ये नर्व इंपल्स कहां नहीं होगी बेटा? तो आपने कहा कि नो नर्व इंपल्स इन हाँ ऑप्टिक नर्व। तो आपने कहा कि जो ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई भी नर्व इंपल्स नहीं होगी। यानी कि यहां जो बात आपको सबसे अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ध्यान इतना रखना है कि जब लाइट नहीं आ रही होती है तो उस टाइम पे रॉड सेल किस में है, आरएमपी में या डीपोल में? किसके अंदर? डीपोल। यानी कि उस टाइम पे रॉड सेल का पोटेंशियल कितना है? +30। +30 होने की वजह से यहां से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जाएगा एक्सॉन एंडिंग पर, और रिलीज क्या हुआ? ग्लूटामेट। ये जो ग्लूटामेट रिलीज हुआ, ये बाइपोलर सेल को क्या करा के रखेगा? हाइपरपोल। और बाइपोलर सेल के हाइपरपोलराइज्ड होने की वजह से गैंग्लियोनिक सेल में अब कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं होगा। अब देखिए, डार्क के बाद अब अपन बात करते हैं बेटा अबाउट लाइट करंट। लाइट करंट का मतलब है कि अब यहां पे लाइट आई, और लाइट के आने पर अब क्या क्या होने वाला है वो अपन देख रहे हैं। तो यहां जैसे ही लाइट आएगी, तो लाइट आते ही कहां पर पहुंचेगी? रॉड सेल पर। लाइट आई, और लाइट किसके ऊपर आई? रॉड सेल पर। रॉड सेल में क्या मौजूद था? फोटोपिगमेंट। क्या हम जानते हैं कि लाइट में एनर्जी होती है फोटोन के फॉर्म में? लाइट में क्या है? एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में है? फोटोन। लाइट में जो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या करेगी कि रॉड सेल में मौजूद क्या था? रोडोप्सिन। रॉड सेल में क्या था? रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन है, इसको कहा जाता है बेटा विजुअल पर्पल, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? पर्पल है। ये जो रोडोप्सिन है, लाइट की प्रेजेंस में रोडोप्सिन टूटता है, और टूट करके रोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? रेटिनल और ऑप्सिन। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? रेटिनल प्लस ऑप्सिन में। तो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? रेटिनल और ऑप्सिन। यहां जो रेटिनल है, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये एल्डिहाइड है। किसका? विटामिन ए का। तो पहली बात आपको पता है कि रेटिनल एल्डिहाइड किसका है? विटामिन ए का। अगली बात आती है, पूरे रोडोप्सिन में लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट जो है वो रेटिनल है। रोडोप्सिन के अंदर लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट कौन होता है? रेटिनल। यानी कि लाइट के जाने पर जो स्ट्रक्चर बदलती है वो किसकी बदलती है? रेटिनल की। एक्चुअली रेटिनल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑल सिस और 11 ट्रांस फॉर्म में। जब ये यहां होता है तो ऑल सिस फॉर्म में है, यहां होगा तो अब ये 11 ट्रांस फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो अपन ने कहा कि जो रेटिनल है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है। तो रेटिनल कैसा पार्ट हो गया बेटा? लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट। यानी कि आपसे कहा जाए कि भाई किस पार्ट ने लाइट एब्जॉर्ब करी, तो वो कौन होगा? रेटिनल। तो आपने कहा कि विटामिन ए का एल्डिहाइड है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, और रेटिनल का जो कलर है ये होता है लाइट ऑरेंज। रेटिनल का कलर कैसा रहेगा? लाइट ऑरेंज कलर है। तो रेटिनल का कलर कैसा हुआ? लाइट ऑरेंज। अब रेटिनल जिसका कलर बेटा लाइट ऑरेंज है, तो अब आप देखो, जब तक लाइट नहीं आ रही थी तब तक रॉड का कलर कैसा था? पर्पल। लाइट के आते ही अब रॉड सेल का कलर कैसा हो गया? लाइट ऑरेंज। तो मैं क्या कहूं कि रॉड सेल लाइट के आने पर इसका कलर और ज्यादा डार्क हो गया, या कलर उड़ गया? कलर क्या हुआ? उड़ गया। कलर डार्क नहीं हुआ, कलर यहां पे क्या हुआ? उड़ गया। तो कलर यहां पे उड़ा, तो अपन ने कहा कि इस इवेंट को क्या ब्लीचिंग ऑफ रॉड कहा जा सकता है? कि रॉड यहां पे क्या हुआ? ब्लीच हो गई, रॉड का कलर यहां उड़ गया। तो आपने कहा कि रोडोप्सिन को लाइट ने तोड़ा रेटिनल और ऑप्सिन में। अब पढ़ो एनसीईआरटी, जहां एनसीईआरटी कहती है कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। स्ट्रक्चर किसकी चेंज होने वाली है? ऑप्सिन की। तो अब आपने कहा कि ये जो ऑप्सिन है, इसके बारे में कहा कि ऑप्सिन की स्ट्रक्चर चेंज होती है। सो देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ
ऑप्सिन। किसकी स्ट्रक्चर बेटा चेंज हुई? ऑप्सिन की। तो अपन ने कहा कि देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। तो ऑप्सिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जैसे ही ऑप्सिन की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो इसके चेंज होते ही देयर इज चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ रॉड सेल। अब क्या चेंज हुआ? परमिएबिलिटी ऑफ रॉड सेल। ध्यान देंगे, अभी तक रॉड सेल किसमें थी? डीपोल में। डीपोल के बाद जब कोई भी सेल रीपोल में जाती है तो रीपोल में जाने पर सेल की परमिएबिलिटी चेंज होती है कि नहीं? सेल की परमिएबिलिटी क्या होगी? चेंज। समझना, डीपोल के टाइम पे सेल वाज परमिएबल टू सोडियम, जबकि रीपोल के टाइम पर अब परमिएबल किसके लिए है? पोटेशियम। यानी कि जब एनसीईआरटी कहती है चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ रॉड सेल, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी रीपोल ऑफ रॉड सेल। और क्या हम ये जानते हैं कि जब रीपोल होता है तो उसके लास्ट में हाइपरपोल आता है? रीपोल के लास्ट में क्या आएगा? हाइपरपोल। तो चाहे आपसे कहा जाए रीपोल होगा, चाहे आपसे कहा जाए कि हाइपरपोल होगा, दोनों बातें सही। यानी कि जब लाइट आती है तो उस टाइम पर रॉड सेल किसमें है? रीपोल या हाइपरपोल में। जब लाइट नहीं आ रही होती है तो उस टाइम पर रॉड सेल किसके अंदर होती है? डीपोल में। अब ये रॉड सेल जो कि अपने रीपोल के अंदर चली गई, तो क्या इस रॉड सेल से अब ग्लूटामेट का रिलीज होगा? नहीं भाई, ग्लूटामेट का रिलीज कब होता? न्यूरोट्रांसमीटर है तो ग्लूटामेट का रिलीज होता तब जबकि अगर यहां पे कोई इंपल्स आ रही होती। अब इंपल्स तो आ नहीं रही, तो यानी कि आपने कहा कि देयर विल बी रिलीज ऑफ ग्लूटामेट। अब यहां पे ग्लूटामेट का रिलीज हो रहा है क्या? नहीं। तो आपने कहा कि यहां पर साहब ग्लूटामेट का रिलीज नहीं हो रहा। अब ये ग्लूटामेट का जब रिलीज नहीं हो रहा तो ग्लूटामेट का रिलीज ना होने पर ध्यान देंगे, यही ग्लूटामेट तो क्या किए था? बाइपोलर सेल में हाइपरपोल कराया था। अब बाइपोलर सेल क्या होगा? हाइपरपोल से बाहर आती है। बाइपोलर सेल क्या होगा बेटा? हाइपरपोल से बाहर आएगी। ये बाइपोलर जब हाइपरपोल से बाहर आएगी तो आप समझना, अगर बेटा आप बात करते, ध्यान देंगे, अगर आप बात करें कि -70 से आप पहले कहा जाते हैं जीरो पर, फिर जीरो से कहा जाते हैं +30 पर। +30 वाली कंडीशन को आप क्या बोलते हो? एपी। क्या कहा जाता है? एपी। यहां पर बाइपोलर सेल में क्या होता है कि बाइपोलर सेल थी -80 पर, ये -80 से जीरो पर पहुंची, पर जीरो से हो सकता है +2 पर जाए, +5 हो सकता है, +10 हो सकता है, +20 हो सकता है, पर ये +13 ही होगा। क्या हुआ? अब ये -80 पे है ना हाइपरपोल में, हाइपरपोल से पहले कहा जाएगा? जीरो। जीरो के बाद अब ये +30 पे नहीं जाएगा, +30 से कम रह जाएगा, +2 हुआ, +5 है, +10 है, जो भी इसकी वैल्यू हो। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेडेड पोटेंशियल, क्योंकि इसकी अपनी अलग अलग ग्रेड है ना भाई। जब अगर आप बात कर रहे थे +30 वाली कंडीशन के बारे में, तो +30 वाली कंडीशन में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली -70 से आपने कहा +30 पे जाएंगे। जबकि यहां क्या हो रहा है? -70 से पहले जीरो पे गए, फिर जीरो से हो सकता है +2, +5, +10, जो भी हम पहुंचे, इसे ग्रेडेड पोटेंशियल कहा जाता है। पर आप एक्शन पोटेंशियल नहीं कहेंगे, तो इसको नाम क्या देंगे? ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या इसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा? नहीं, यह एक्शन पोटेंशियल नहीं कहा जाता। तो अब देखिए, आपने यहां पे कहा कि देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल इन बाइपोलर सेल। तो अब क्या डेवलप हुआ? ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप हुआ। और ग्रेडेड पोटेंशियल किसके अंदर डेवलप हुआ? बाइपोलर सेल में। तो अब यहां ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप हुआ कौन सी सेल के अंदर बेटा? बाइपोलर सेल में। जब ये बाइपोलर सेल के अंदर ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो अब ये जो बाइपोलर सेल है
ये बाइपोलर सेल बेटा सेक्रीट करती है एसिटाइल कोलिन। तो अपन ने कहा कि बाइपोलर सेल ने अब यहां पे बेटा रिलीज किया एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का अब नाम आया? एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ये अब क्या करेगा कि ये डेवलपमेंट करा देगा एक्शन पोटेंशियल का। किसका डेवलपमेंट होगा? एक्शन पोटेंशियल। तो अपन ने कहा कि डेवलपमेंट होगा एक्शन पोटेंशियल का कौन सी सेल के अंदर? बाइपोलर या गैंग्लियोनिक? इन गैंग्लियोनिक सेल। किसके अंदर डेवलप होगा? गैंग्लियोनिक सेल में। तो अपन ने कहा कि डेवलप किसमें हुआ? गैंग्लियोनिक सेल में। ध्यान दो, अभी आपने जो बात की है, आपने कहा पहला है फोटो रिसेप्टर सेल, दूसरा है बाइपोलर सेल, तीसरी सेल कौन सी है? गैंग्लियोनिक। इधर फिर वापस से अब लाइट में देखो, एक ये हुआ फोटो रिसेप्टर, ये बाइपोलर, और ये कौन हुआ? गैंग्लियोनिक। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि डार्क में क्या हुआ। तो डार्क में आपने कहा कि जो फोटो रिसेप्टर है ये किसके अंदर था? डिपोल में। इतनी बात सबको समझ में आई ना? ये किसमें है? डिपोल में। यहां से रिलीज क्या हुआ? ग्लूटामेट। क्या रिलीज हुआ? ग्लूटामेट। तो अब बेटा जो फोटो रिसेप्टर है वो जुड़ा किससे है? बाइपोलर से। तो अब यहां पे ग्लूटामेट के आने की वजह से बाइपोलर में क्या हो जाएगा? हाइपरपोल। जब इसमें हाइपरपोल हुआ तो क्या अब यहां कोई इंफॉर्मेशन गई? नहीं। तो अब ये जो गैंग्लियोनिक सेल है ये किसके अंदर है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। वहीं पर जब आपने कहा कि अब जब लाइट आई, तो लाइट आने पर ये जो फोटो रिसेप्टर सेल है ये अब किस में चला गया? रीपोल, या अपन क्या कहें, हाइपरपोल में। जब अगर ये रीपोल या हाइपरपोल में गया तो इसकी वजह से अब ग्लूटामेट का रिलीज होगा क्या? नहीं। तो ग्लूटामेट का जो इनहिबिटरी इफेक्ट था अब वो खत्म। उसके खत्म होने की वजह से बाइपोलर में डेवलप क्या हुआ? ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या डेवलप हुआ? ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप हुआ। बाइपोलर में ग्रेडेड पोटेंशियल के डेवलप होने की वजह से अब यहां जो बाइपोलर सेल है, ये बाइपोलर सेल में जब ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप हुआ तो यहां से आया एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, काम कहां करेगा? गैंग्लियोनिक सेल पर। और गैंग्लियोनिक सेल में अब डेवलप क्या हो जाएगा? डिपोल। क्या डेवलप होगा? डिपोल। यानी कि सबसे पहली बार एक्शन पोटेंशियल किस सेल के अंदर जनरेट हुआ? तो सेल का नाम क्या है? गैंग्लियोनिक सेल। इसी पेज पर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जहां एनसीईआरटी कहती है कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन गैंग्लियोनिक सेल थ्रू बाइपोलर सेल। तो अपन ने कहा कि यहां पे डेवलपमेंट किसका हुआ? एक्शन पोटेंशियल का। किसके अंदर? गैंग्लियोनिक सेल में, थ्रू बाइपोलर सेल। तो बाइपोलर सेल के थ्रू यहां डेवलप किसका हुआ? एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट हुआ। किसमें? गैंग्लियोनिक सेल में। जब ये गैंग्लियोनिक सेल में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ तो बच्चे गैंग्लियोनिक सेल के ही एक्सॉन तो मिलकर के बना रहे थे ऑप्टिक नर्व। तो अब यहां पर ये जो नर्व इंपल्स है, दिस नर्व इंपल्स इज कैरीड बाय, कौन कैरी करेगा? ऑप्टिक नर्व। कहां लेकर के जाएगा? तो कहा कि ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स। कहां लेकर के जाएगा? विजुअल कॉर्टेक्स। ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है, याद आता है क्या कि ब्रेन के कौन से लोब के अंदर था? किसमें मौजूद था? सेरिब्रम में। ऑसिपिटल लोब में। सेरिब्रम में कहा था? ऑसिपिटल लोब में मौजूद था। तो ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। तो नर्व इंपल्स को लेकर के गई, ऑप्टिक नर्व लेकर के गई विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम। और यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है इसको एनालाइज किया गया बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस।
तो किसके बेसिस पर बेटा? प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो अपन ने कहा बेस्ड ऑन प्रीवियस मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। तो प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपने इस इमेज को एनालाइज किया, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, और आपने चीजों को आइडेंटिफाई किया, चीजों को पहचाना। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन वाला पार्ट। हाँ बेटा, हाँ, जब ग्रेडेड पोटेंशियल जो है ये डेवलप होते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर, और सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जो ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप हो रहे हैं, इनकी वजह से सेंसरी न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। बाकी अगर हम नॉर्मली एक्सॉन में बात करें, तो नॉर्मली एक्सॉन में ग्रेडेड पोटेंशियल डेवलप नहीं होता, ये केवल सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। तो यहां पे डेवलप होता है ग्रेडेड पोटेंशियल, ना कि एक्शन पोटेंशियल। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि एक्शन पोटेंशियल जो डेवलप हुआ वो किसके अंदर डेवलप हुआ सबसे पहले? तो अपन ने कहा कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल में, और डेवलप कराया किसने? बाइपोलर सेल ने। मतलब बाइपोलर न्यूरॉन का यह है कि अगर पोटेंशियल पॉजिटिव में पहुंचा, पॉजिटिव में जितना भी पहुंचे, बाइपोलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। मतलब बाइपोलर के लिए +30 की कंडीशन लागू नहीं होती, वो +30 से पहले भी बस पॉजिटिव में एक बार चला जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव में है तो उस केस में फिर ये इंफॉर्मेशन आगे भेज देगा। क्या बेटा? दिमाग खराब हो गया? सेरिब्रम में होता है ना। सेरिब्रम के अंदर आपने कहा था कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब सेरिबेलम नहीं, ऑसिपिटल लोब सेरिब्रम में है। सेरिबेलम पार्ट किसका है? हाइंड ब्रेन का। और सेरिब्रम पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का। जब बेटा अलग अलग हुए तो उसमें क्या हुआ? ऑप्सिन रेटिनल से ही अलग हुआ ना। जब ये अलग हो गए तो अलग होने पे अब रोडोप्सिन का कहीं कोई अस्तित्व बचा नहीं। अब एग्जिस्ट कौन कर रहा है? रेटिनल ही एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्सिन किससे सेपरेट हुआ? रेटिनल से अलग हुआ। क्योंकि जनरली हम एक स्टैंडर्ड की तरह रॉड के बारे में बात कर लेते हैं कि रॉड में ये होता है। बाकी अंतर सिर्फ इतना आता है कि कोन के केस में अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे आयोड ऑप्शन होगा, और यहाँ जो ऑप्शन है इसकी जगह पे फुट ऑप्शन होगा, बाकी सब सेम है। हाँ, हाँ, रॉड या कोन कोई भी। फिर से एक बार ध्यान से सुनना। जब लाइट नहीं आ रही थी तो लाइट के ना आने पर रॉड सेल किसमें था? लाइट नहीं आने पर रॉड सेल किसमें है? लाइट नहीं आई तो रॉड सेल में क्या है? रॉड सेल से क्या रिलीज हुआ? ग्लूटामेट एक्साइटेटरी की इनहिबिटरी। बाइपोलर का एक्साइटमेंट होगा कि इनहिबिशन? डीपोल के हाइपरपोल। क्या बाइपोलर से आगे कोई सिग्नल जाएगा? क्या गैंग्लियोनिक सेल आरएमपी से बाहर निकलेगी? नहीं। अब आते हैं लाइट पर। लाइट में एनर्जी किसके फॉर्म में थी? फोटोन। लाइट किसके पास गई? रॉड। जब लाइट रॉड के पास पहुंची तो इसके पहुंचने की वजह से अब जो रॉड सेल थी इसके अंदर रोडोप्सिन बना या टूटा? जब रोडोप्सिन टूटा तो कितनी चीजें बनी? दो। पहले का नाम रेटिनल और दूसरा ऑप्सिन। रेटिनल क्या है? एल्डिहाइड किसका है? विटामिन ए। ऑप्सिन प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट? प्रोटीन होती है। तो यहां जो ऑप्सिन है वो सेपरेट किससे हुआ? रेटिनल से। स्ट्रक्चर किसका बदला? ऑप्सिन की रेटिनल? ऑप्सिन। ऑप्सिन का स्ट्रक्चर बदलने से कौन सी सेल की परमिएबिलिटी बदली? रॉड।
अब रॉड सेल किसके लिए परमिएबल हो गई है? पोटेशियम। तो इसकी वजह से रॉड सेल में क्या होगा कि अब ये किसके अंदर चली जाएगी? रीपोल। और रीपोल के लास्ट में क्या आता है? हाइपरपोल। क्योंकि रॉड सेल रीपोल में चली गई तो इसकी वजह से अब जो रॉड सेल है, क्या ये रॉड सेल के अंदर ग्लूटामेट रिलीज होगा? नहीं। अगर ग्लूटामेट रिलीज नहीं हुआ तो क्या बाइपोलर सेल का हाइपरपोल होगा? नहीं। अब ये बाइपोलर सेल किसके अंदर चला जाएगा? तो आपने कहा कि बाइपोलर सेल चला जाएगा ग्रेडेड पोटेंशियल में। बाइपोलर सेल से रिलीज क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन गैंग्लियोनिक सेल में क्या डेवलप कराएगा? एपी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल, जिसे लेकर के कौन जाएगा? ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व जब ये इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगी तो इसे कहां पहुंचाएगी? विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम। विजुअल कॉर्टेक्स सेरिब्रम के कौन से लोब में है? ऑसिपिटल लोब। जहां पर प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इमेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई अपने को? बेटा ग्लूटामेट इनहिबिटरी था ना, तो वो अगर अगर जो है बाइपोलर के साथ क्या है, जैसे ऐसे नोड है, ऐसे नोड को अपना काम करने के लिए कोई सिग्नल नहीं चाहिए, ऐसे ही बाइपोलर है। बाइपोलर को अगर आप कोई सिग्नल नहीं देंगे तो बाइपोलर स्टिमुलेट हो जाएगी। अगर आप बाहर से ग्लूटामेट वाला सिग्नल दिया तो बाइपोलर सप्रेस्ड बनी रहेगी। नहीं, रॉड के बारे में ग्रेडेड पोटेंशियल बेटा हमने कहा था कि अगर -70 के बाद बस प्लस वाली कंडीशन आ जाए, अगर ये +1 है, +2 है, +3 है, +5 है, +7 है, तो ये अलग अलग ग्रेड्स हुई ना, पोटेंशियल के अलग अलग लेवल्स हुए। क्योंकि पोटेंशियल के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं तो ऐसे पोटेंशियल को अपन बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? ग्रेडेड पोटेंशियल नाम देते हैं। बेटा जो लाइट आ रही है उसमें हमने क्या कहा था कि 3 टाइप की जो कोन है वो 3 अलग अलग कलर के लिए सेंसिटिव है। अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्या प्लांट फिजियोलॉजी में तुमने एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा नहीं पढ़ा है? तो ऐसी बेवकूफी क्यों देते हो? जब 3 टाइप की कोन है तो तीनों का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अलग अलग होगा कि नहीं? हाँ। तो बेटा लाइट के बारे में कोन ही बताती है, रॉड नहीं बताती। रॉड मतलब काम करती है लो लाइट पे, ब्राइट लाइट पे जो काम करेगी कोन ही काम करेगी, रॉड नहीं काम करेगी। ब्राइट लाइट के केस में रॉड काम करती ही नहीं है। मतलब रॉड में क्या होता है कि एक्टिवेट बहुत कम पे हो जाती है, पर अगर ज्यादा लाइट आ जाए तो फिर उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो रेटिनल और ऑप्सिन है, इनकी रिसाइकलिंग होनी थी ना, इनकी रिसाइकलिंग बहुत पुअर है, ये जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। जबकि कोन के केस में क्या होता है, ये टूटते जल्दी नहीं है पर जुड़ते बहुत जल्दी। रॉड के केस में समझना, रॉड के केस में क्या हुआ, ये टूटते बहुत जल्दी हैं पर जुड़ते जल्दी नहीं है। कोन के केस में जल्दी टूटेंगे नहीं पर जुड़ेंगे बहुत जल्दी। तो इसी वजह से कोन काम कब करता है? ब्राइट लाइट में। और रॉड काम कब करेगा? लो लाइट में। देखिए, कितना लिख लिया बेटा अपन ने? आगे बढ़ जाए। देखो, आई के बाद अगले सेंसरी ऑर्गन का नंबर आता है जिसका नाम है ईयर। तो अगला ऑर्गन कौन सा आया? ईयर। ध्यान देंगे, आई तो हमारे अंदर केवल एक काम कर रही थी, वो था कि एज अ फोटो रिसेप्टर। जबकि ईयर के काम होते हैं दो, पहला काम बॉडी बैलेंस और दूसरा काम हियरिंग। तो अब देखिए, अगला सेंसरी ऑर्गन आपके पास आता है बेटा ईयर। हाँ, नहीं, न एनसीईआरटी में है न उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर कवर किए जाएंगे फिजिक्स में। देखो, ईयर के बारे में आपने कहा कि ईयर आपके अंदर बेटा स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन है। स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन आपने इसलिए कहा
क्योंकि ईयर के फंक्शन कितने हैं? दो। पहला फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस। ईयर का पहला काम क्या हुआ? बॉडी बैलेंस। तो ईयर का प्राइमरी फंक्शन हो जाता है बॉडी बैलेंस, और ईयर का दूसरा फंक्शन हो जाता है हियरिंग। तो काम कितने हुए? दो। पहला बॉडी बैलेंस और दूसरा हियरिंग। समझिएगा, ईयर से जो नर्व बाहर आती है, इस नर्व को अपन बोलते हैं बेटा ऑडिटरी नर्व। क्या कहा जाता है? ऑडिटरी नर्व कहा जाता है। ये जो ऑडिटरी नर्व है, यह अपने अंदर बेटा 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। कौन से नंबर पे आती है? 8th नंबर पे आती है। तो ऑडिटरी नर्व क्या है? 8th क्रेनियल नर्व है। और इस ऑडिटरी नर्व को हम एक और नाम देते हैं, तो इसे कहा जाता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। क्या नाम देते हैं? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व आप नाम देते हैं। तो इसे कहा जाता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। आप जैसे ही ये टर्म आप पढ़ते हैं, तो इस टर्म को पढ़ते ही आपको एक बात समझ में आती है कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर शब्द में कितने वर्ड छिपे हैं? दो। पहला वर्ड क्या है? वेस्टिब्यूल। दूसरा वर्ड कॉक्लिया। हमारा जो ईयर है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिबुलर एपरेटस है और दूसरा कॉक्लिया। वेस्टिबुलर एपरेटस बॉडी बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कॉक्लिया का काम होता है हियरिंग। तो वेस्टिबुलर एपरेटस का काम बॉडी बैलेंस, और कॉक्लिया का काम हियरिंग। वेस्टिबुलर एपरेटस का काम क्या? कॉक्लिया का काम, वेस्टिबुलर एपरेटस का काम बॉडी बैलेंस, और कॉक्लिया का काम हियरिंग होता है। फिर आपने कहा कि ये जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, वो नाम मिला ही इसलिए क्योंकि ईयर के काम कितने थे? दो, बॉडी बैलेंस और हियरिंग। अब सोच के बताना, ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बॉडी बैलेंस या हियरिंग? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है बॉडी बैलेंस। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में से प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो हम कहेंगे दोनों में से प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस। ध्यान देंगे, ऐसे लोग जो कि बाई बर्थ म्यूटेंट डेफ होते हैं, उनके अंदर भी ईयर बॉडी बैलेंस का काम कर रहा होता है। अगर ईयर बॉडी बैलेंस का काम न करे, तो खड़े होना तो बहुत दूर रहा, या चलना तो बहुत दूर, आप बैठ भी नहीं पाएंगे। बैठने के लिए भी आपको अपने बॉडी पोस्चर का पता होना चाहिए कि बॉडी सही बैलेंस्ड है या नहीं। इसके बारे में आपको बताता है ईयर। तो ईयर का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? बॉडी बैलेंस। ईयर को बच्चे आप एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। तो ईयर के पार्ट कितने होते हैं? तीन। पहला पार्ट कहा जाता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर, और तीसरे का नाम है इंटरनल ईयर। तो ईयर के पार्ट कितने हो गए? तीन, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। अब देखिए, यहां पे इन तीनों पार्ट्स के बारे में अपने को समझना है कि ये तीनों पार्ट्स की अपनी खूबियां क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इनमें। तो उसके बारे में बात करते हैं। इस वाले पार्ट में से कुछ लिखना है? चलो ध्यान दें। देखो, ईयर में सबसे पहला पार्ट आता है बेटा एक्सटर्नल ईयर। सबसे पहले पार्ट को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है, इसमें सबसे पहला पार्ट आता है जिसका नाम है ईयर पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले पार्ट का नाम क्या है? ईयर पिन्ना। तो ये वाला पार्ट कहा जाता है ईयर पिन्ना। अब आप मुझे बताएंगे, ईयर पिन्ना आपके अंदर फंक्शनल होता है या वेस्टिजियल? ह्यूमन के केस में ईयर पिन्ना कैसा है? फंक्शनल। ईयर पिन्ना कैसा होता है? फंक्शनल। ध्यान देना, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना कैसी है? वेस्टिजियल। जबकि ईयर पिन्ना क्या है? फंक्शनल। तो ईयर पिन्ना के बारे में आपने कहा, इट एक्ट एज ट्रम्पेट। किसकी तरह काम करता है? ट्रम्पेट की तरह। फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो ट्रम्पेट की तरह काम करेगा, और कलेक्शन किसका करता है बेटा? साउंड वेव का। तो अपन ने कहा कि साउंड वेव के कलेक्शन के लिए ये किसके जैसा काम करता है? ट्रम्पेट की तरह काम करता है। तो आपने कहा कि ईयर पिन्ना एक्ट एज अ ट्रम्पेट फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। ट्रम्पेट का मतलब क्या हुआ? एक बाजा या भोंपू कहते हैं,
जिसका आगे का जो पार्ट है काफी ज्यादा वाइड होता है। तो ईयर पिन्ना कुछ वैसे ही करता है, ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। तो आपने कहा कि ईयर पिन्ना का काम क्या था, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। ध्यान दें, वेस्टिजियल ऑर्गन में आप मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना रखते हैं, न कि ईयर पिन्ना। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। यानी कि आप अपने ईयर पिन्ना में खुद से कोई मूवमेंट नहीं करा सकते। तो ईयर पिन्ना की मसल्स आपके अंदर वेस्टिजियल हैं, न कि ईयर पिन्ना वेस्टिजियल है। ईयर पिन्ना काम करता है क्या, हाँ। तो इसका काम क्या है, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। ईयर पिन्ना बेटा बना होता है, देखिए जब एनिमल टिश्यू में पढ़ते हैं तो वहां एनसीईआरटी के एग्जांपल लेती है आउटर ईयर जॉइंट्स का, कार्टिलेज में। तो ये जो ईयर पिन्ना है, यह आपका बेटा बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। कौन सी कार्टिलेज से बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। तो आपने कहा कि ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। तो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, ट्रम्पेट फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड वेव के जैसा काम करता है। और ये जो ईयर पिन्ना है, दिस ईयर पिन्ना हैज वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड। यहां जो वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनको नाम मिलता है सेरुमिनस ग्लैंड। तो इन्हें क्या कहा जाता है, सेरुमिनस ग्लैंड। तो वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड को अपन बेटा नाम देते हैं सेरुमिनस ग्लैंड कहा जाता है। और सेरुमिनस ग्लैंड्स के अलावा यहां पाए जाते हैं फाइन हेयर। फाइन हेयर का मतलब क्या हुआ, पतले। फाइन हेयर का मतलब क्या हुआ, पतले हेयर। तो अपने ईयर पिन्ना के पास अपनी फिंगर का ये पीछे वाला पोर्शन हल्का सा रब करके देखें, थोड़ा सा दूर रखेंगे, आपको फाइन हेयर्स फील होंगे कि कान के पास हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं। तो यहाँ ईयर पिन्ना पर फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। और फाइन हेयर्स के अलावा आपने क्या कहा, बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इतनी बात किसके बारे में याद रख लेंगे, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना के बाद अगला पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम है बेटा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये हुआ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया। तो ये वाला पार्ट कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देखें, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, कौन सी बोन के अंदर पाई जाएगी, तो आप कहेंगे टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन में होगी, टेम्पोरल बोन। तो ये कौन सी बोन के अंदर पाई जाती है बेटा, टेम्पोरल बोन में होती। अगली बात, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, इस पर भी यहां भी बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड और फाइन हेयर पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है, बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड है और फाइन हेयर यहां भी मौजूद होते हैं। तो बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड और फाइन हेयर यहां भी पाए जाएंगे एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आपको सबसे लास्ट में आपको दिखाई देती है एक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है लगभग ऑब्लिक जैसी, इस ऑब्लिक स्ट्रक्चर का नाम क्या बेटा, टिम्पैनम। तो आपने कहा कि ये स्ट्रक्चर कही जाती है टिम्पैनम, और टिम्पैनम को बोलते हैं ईयर ड्रम। टिम्पैनम का नाम क्या होता है, ईयर ड्रम। तो ये टिम्पैनम या ईयर ड्रम है, पढ़ेंगे एनसीईआरटी। टिम्पैनम बना किसका है, तो कहा कनेक्टिव टिश्यू का। बना किसका है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू का। तो अपन ने कहा टिम्पैनम इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मिली एनसीईआरटी की लाइन, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। फिर देखिए, एक्सटर्नली कवर्ड बाई स्किन। बाहर की तरफ कवर किससे है, स्किन से। तो कहा कि इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाई स्किन। बाहर इसे कवर कौन करता है, स्किन कवर करती है। वहीं पर कहा कि इंटरनली ये कवर्ड होता है, कौन सी मेम्ब्रेन, म्यूकस या सिरस। तो इंटरनली कवर्ड किससे है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो अंदर की तरफ इसे कवर कौन करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि आप समझेंगे, हमने ये कहा कि टिम्पैनम मान लो ऐसी स्ट्रक्चर है, तो टिम्पैनम में यहां बीच में अंदर भरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू। इधर ये
साइड यानी कि मिडिल ईयर की तरफ है, ये साइड बाहर यानी कि एक्सटर्नल ईयर की तरफ है। तो आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू भरा है और बाहर की तरफ कवर्ड किससे है? स्किन से, जबकि अंदर की तरफ कवर्ड किससे है? म्यूकस मेम्ब्रेन से। एक्सटर्नल ईयर में पार्ट कितने हैं? 3। पहले पार्ट का नाम, पहला पार्ट क्या हुआ? ईयर पिन्ना, पहला पार्ट ईयर पिन्ना। दूसरा पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और तीसरा पार्ट टिम्पैनम। पहले पार्ट का नाम ईयर पिन्ना, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, तीसरा पार्ट टिम्पैनम। ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? एक्सटर्नल ईयर। ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दोनों पर पाए जाते हैं फाइन हेयर्स और वैक्स सेक्रीटिंग ग्लैंड। यहां वैक्स का पर्पस क्या है? तो वैक्स क्या करता है? जो एयर है उसमें कई सारे पैथोजन हो सकते हैं। इनकेस मान लो अगर हम स्विमिंग करते हैं तो पानी में कई सारे पैथोजन हो सकते हैं। ये जो पैथोजन हैं ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से हो करके बॉडी में एंटर ना करें, इसलिए इसको कवर कौन करता है? यहां पर ईयर वैक्स। क्या आपको याद आता है कि ईयर वैक्स बैरियर्स के अंदर काउंट होता है? इम्यूनिटी में आपने फिजिकल बैरियर्स के अंदर इसे काउंट किया है। आ, हाँ, तो अपन ने कहा कि ये हेल्थ एंड डिजीज में किसके अंदर आता है? बैरियर में। तो अपन ने कहा कि वैक्स सेक्रीटिंग ग्लैंड है और उसके अलावा क्या पाया जाता है? फाइन हेयर्स यहां पर मौजूद होते हैं। इतनी बातें एक्सटर्नल ईयर में एक बार याद रखेंगे। एनसीईआरटी से एक्सटर्नल ईयर तक का पार्ट पढ़ो, फिर उससे आगे बढ़ा जाए। हाँ, अकाउस्टिक मतलब साउंड, स्टैटो मतलब स्टैटिक यानी बैलेंस। हाँ, मीटस मतलब कैनाल। ये सेंसरी पार्ट है जो इंफॉर्मेशन देता है, और वो आपने कहा था कि सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना काम है सेरिबेलम का। तो इंफॉर्मेशन जिसे मिलेगी वो है सेरिबेलम। जो इंफॉर्मेशन देगा वो कौन होता है? इंटरनल ईयर। यानी क्या बिना इंटरनल ईयर के सेरिबेलम बॉडी बैलेंस कर सकता है? नहीं। क्या इंटरनल ईयर बिना सेरिबेलम के कर सकता है? नहीं। यानी कि दोनों होने चाहिए। एक आपका सीपीयू हो गया, एक सेंसरी पार्ट हो गया। जब दोनों होंगे तभी मिलकर के बॉडी बैलेंस बनेगा। तो अब इसके बाद बचा बेटा मिडिल इंटरनल ईयर, जो ज्यादा बड़ा पार्ट है। तो उसके बारे में बात करेंगे कल, आज के लिए भी रखते हैं इतना। टेस्ट में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, 2 चैप्टर। अब तक 2 टेस्ट दिए कि नहीं? एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था तो बस कहानी खत्म। क्या? नहीं, कई सारे।